नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन प्रवास की। अब क्या है ये ऑपरेशन प्रवास, ये क्यों शुरू किया गया है, इसका क्या एजेंडा है, क्या मोटो है, क्या मकसद है और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं, समर्थक हैं, सभी जो हैं, सभी कहते हैं ये चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की मशीन के अलावा भी बहुत कुछ है। ये एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 365 दिन हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, चुनाव के लिए रेडी रहती है, एवर रेडी रहती है। लेकिन अभी लगभग 1.25 साल बाकी हैं लोकसभा के चुनाव के लिए। अब बाकी जो पार्टी हैं, रीजनल पार्टीज, कांग्रेस पार्टीज, जितनी भी पार्टी हैं, वे अपनी चोट को सहला रही हैं। अलग अलग घाव मिल रहे हैं। जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा, अब झारखंड और ये हम देख रहे हैं, यहाँ भी कुछ कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा घाव दिया है नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में। द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना विपक्ष के लिए, विपक्ष की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब सेटबैक इसीलिए कह रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी ने ये पूरे घटनाक्रम को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, इम्प्लीमेंट किया। आज अभी चुनाव नहीं हुआ है, नतीजा नहीं निकला है, उससे पहले ही विपक्ष हार मान चुका है। विपक्ष के खेमे में पछतावा भी है, उन्हें रिग्रेट है कि यदि हमें पहले पता होता तो हम भी समर्थन करते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है कि उसके उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए विपक्षी दल एक तरीके से तरस रहा है, उसे पछतावा हो रहा है। उनकी मुश्किलें ये हैं कि अपना उम्मीदवार पहले ही खड़ा कर चुके हैं और विड्रॉवल की तारीख निकल चुकी है। अब क्योंकि सामूहिक फैसला था तो पहल कौन करे, कुछ ने कर लिया है, जैसे कि जेएमएम ने कर लिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह डिसीजन लिया कि हम बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। इसी प्रकार जेडीएस ने कर लिया, टीडीपी ने कर लिया और जो पार्टियां हैं जिन्होंने जो विपक्ष के उम्मीदवार के चयन में शामिल थी वो बाहर हो गई हैं। तो इसीलिए और उसी के बाद अब बीजेपी क्या करने वाली है। बीजेपी 1,30,000 आदिवासी बहुल गांवों में देश के द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जश्न मनाने वाली है, समारोह का आयोजन करने वाली है। अब आप समझिए इसका संदेश क्या जाएगा। जिन राज्यों में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उन सभी राज्यों के नेता, पार्टियां सब परेशान हैं, दुखी हैं कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। इसकी अभी कैलकुलेशन चल रही है, इम्पैक्ट क्या होगा वो समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। पहला उन्हें डर ये है कि उनके पार्टी के जो आदिवासी विधायक हैं और सांसद हैं, हो सकता है कि वो क्रॉस वोटिंग करें। और आपको पता है आदिवासी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर सदस्यता नहीं जाती है, इसीलिए उन्हें सदस्यता जाने का कोई डर नहीं होगा। लेकिन उन्हें अपना डर है अपने मतदाताओं का। यशवंत सिन्हा से उनका कोई लेना देना नहीं है, यशवंत सिन्हा उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। तो इसीलिए ये दबाव पहला तो विपक्ष पर ये है। दूसरा चुनाव के समय का दबाव है, जैसे कि इस साल और उसके आने वाले साल में 2023 में कहाँ चुनाव हैं। इस साल गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हैं। नेक्स्ट ईयर 23 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में। इन 5 राज्यों में जो भी चुनाव हैं और जो भी जनजातीय समूह के लोग हैं, उन पर इस फैसले का, ये जो फैसला है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब इन इलाकों में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, तो उसके बाद का क्या इम्पैक्ट होगा उसका आंकलन नहीं कर पाया है विपक्ष, जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो अब ये एक सदमे से नहीं उभरा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सदमा दे दिया है। अगले चुनावों की तैयारी कर ली है, लोकसभा चुनावों की। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन प्रवास शुरू भी हो चुका है। पार्टी ने अपने संगठन की दृष्टि से
एक नया तरीका खोजा है। और ये जो तरीका खोजा है अलग अलग राज्यों में, खास तौर से 2 राज्यों में मिले सेटबैक के कारण, उससे सबक सीखें। पहला 2015 और दूसरा 2020 बिहार में जो हुआ, और फिर 2021 में पश्चिम बंगाल में जो हुआ। चुनाव के समय दूसरे राज्यों से जो लोग जाते हैं, चुनाव के कुछ समय पहले जाते हैं, उनका स्थानीय लोगों से कोई रेपो नहीं बनता, कोई जान पहचान नहीं होती, कोई रिश्ता इस तरीके का नहीं होता। स्थानीय लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे भी किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता, तो ऊपर से भेजे जाते हैं, इसका कोई रिएक्शन होता है। नीचे का कार्यकर्ता घर बैठ जाता है, उस तरीके से सहयोग नहीं देता, उसे लगता है बाहर से आएंगे, यही सब जानते हैं तो आप ही करिए, तो उसका नुकसान पार्टी को होता है। इसका अंदाज़ा पार्टी ने लगाया, उस गलती से सबक सीख के अब ये तय किया है जितनी भी कमज़ोर सीटें हैं, लगभग 150 ऐसी लोकसभा सीटों को चिन्हित किया गया है कि कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। उसमें 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक जहां भाजपा कहीं नहीं जीती, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, और रायबरेली और मैनपुरी, 80 में से केवल 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा कहीं नहीं जीती। और दूसरी श्रेणी में एक ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा कभी जीत चुकी है लेकिन अब हार गई है, 2019 में, 2014 में। ऐसी सीटों की पहचान की गई है कि ये हमारी कमज़ोर सीटें हैं। इन पर जो है अब बाकी जो सीटें हैं जहां 303 लोकसभा सदस्य हैं, वहां लोकसभा सदस्यों पर दायित्व है कि अपनी सीटों का ध्यान रखें, उसके संबंध में जो कुछ हो सके, जो संगठन कर सके, वो सब तो हो ही रहा है, वो एक कॉमन प्रक्रिया में चल ही रहा है। नया प्रयोग जो है तेलंगाना से शुरू हुआ है, तेलंगाना में, जिसका कि अभी तक कोई नतीजा भी नहीं आया है, लेकिन तेलंगाना में शुरू हुआ है। उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए पार्टी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का फैसला किया है। होता क्या है, जो बड़े नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो चुनावों के समय ही राज्यों में जाते हैं, या कोई सरकारी कार्यक्रम होता है, संगठन का कोई बैठक या सम्मेलन होता है, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी या फिर राज्य की कार्यकारिणी होती है, तब जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए कि आपका संपर्क नीचे के लोगों से, और जो एम्फेसिस है बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं हैं, उनसे जो आपका संपर्क है, उनसे संपर्क हो, पहचान हो, और उनसे मेल जोल है आपका, वो चलता रहे। उनके समस्याओं को पता करें कि वह कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करते हैं, किस तरीके से उनकी हेल्प की जा सकती है, और ख़ास तौर से आम लोगों से, केंद्रीय योजनाओं से लेकर हर तरीके की बातें, कि केंद्रीय योजनाओं का उन्हें लाभ मिला है कि नहीं मिला है, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है, ये सब बातें होंगी। और इसके अलावा स्थानीय कार्यकर्ता संघ, और उसके अलावा जो भी संगठन है उनके लोगों से मुलाकात होगी, सभी लोगों से मुलाकात होगी। और इसके अलावा जो भी स्थानीय धार्मिक स्थल हैं उस जगह के, उन पर जाना। और ये होगा कैसे, इसके लिए उन्होंने जिम्मा दिया गया है केंद्र के 40 मंत्रियों को। जी हाँ, सही सुना आपने, 40 केंद्रीय मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है। 2, 3, 4 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता के साथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इंचार्ज बनाया गया है। अब ये उसमें करेंगे क्या, ये उसमें हर महीने उनको जो भी चुनाव क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, हर महीने 3 रात वहाँ गुजारेंगे, 3 दिन और 3 रात गुजारेंगे, और वहाँ पर यही सब करेंगे। स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आम लोगों से जो आम लोग हैं उनसे बातें करना, धार्मिक स्थलों पर जाना, दौरा करना और फीडबैक लेना। इसके अलावा असेसमेंट करना कि केंद्रीय योजनाएं जो हैं वो लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, किस तरीके से लागू हो रही हैं, खास तौर से जहां पर जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहां पर। आपको याद होगा, महीना भर हो गया इस बात को, स्मृति ईरानी केरल गई थी, वहां केंद्रीय योजनाएं जो थी उनकी समीक्षा लागू होने की उन्होंने चेक कर रहे थे कि कमियां क्या हैं। उसके बाद निर्देश दिया, दूसरे विभागों से जो काम हो सकते थे उसके बारे में तय किया, मीटिंग करी, और ये कहा गया कि इन योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर केरल में थे, तिरुवनंतपुरम में,
जो शशि थरूर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। बीजेपी यहाँ से विधानसभा का चुनाव एक बार जीत चुकी है। उसके अलावा बीजेपी को केरल में आज तक कोई कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा चुनाव तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन पिछले चुनावों में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे के राजशेखरन, शशि थरूर सिर्फ 99 वोटों से जीते थे। तब से अब में स्थिति में ये फर्क आया है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति तब से ज़्यादा खराब हुई है। कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हुई है और भाजपा की जो पहुंच है, भाजपा के संगठन का जो काम है, पहले की तुलना में मतलब 2019 की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है। इसीलिए बीजेपी को लगता है कि ये एक ऐसी सीट है जिस पर हम ध्यान दें, जिस पर हम काम करें तो जीत सकते हैं। अभी विपक्ष जो है सोया हुआ है, अपने घाव सहला रहा है और ये जो राजनीतिक घाव उसे लग रहे हैं उसका जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है। अब देखिए, पिछले चुनावों में 2019 के चुनावों में कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी पीक कर चुकी है। बल्कि 2 चुनावों से 14 में और 19 में गुजरात में 26 के 26, राजस्थान में 26 के 26, 25 के 25, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, उत्तराखंड में 5 की 5, मध्य प्रदेश में 27 में से 25 सीटें। इसके अलावा कर्नाटक में 28 में से 25 + 1, 25 बीजेपी जीती, एक उसके समर्थन वाली एक निर्दलीयों में पार्टी है वो जीती। और उसके अलावा महाराष्ट्र में 48 सीटों में से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 41 सीटों पर हुआ। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक बार 10, एक बार 11। तो वहाँ ये जो सैचुरेशन है उसको बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है इनमें से कुछ सीटें कम हो जाएं, उनकी भरपाई कहाँ से होगी, उसके लिए तैयारी हो रही है। तेलंगाना एक है, दूसरा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर रही है। 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मा दिया गया है पश्चिम बंगाल का। उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा गया है। एक, कोई बंगला भाषी हो, चाहे कोई बंगला भाषी हो, उसे स्मृति ईरानी को दिया गया है, जो बड़ी फ्लुएंटली, बड़ी धारा प्रवाह इस बंगला भाषा में बात कर सकती हैं। उनकी जो भाषा की एक सीमा होती थी अब वो नहीं हुई है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान वो उड़ीसा के हैं, तो उड़िया और बंगला में एक रिश्ता है, उनके लिए आसानी हो जाएगी पश्चिम बंगाल में लोगों से बात करने में। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय जितेंद्र सिंह, बगल में बिहार से RK सिंह और रामेश्वर तेली, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है पश्चिम बंगाल की। और वही जिम्मा है कि ये महीने में 3 रात और 3 दिन पश्चिम बंगाल में बिताएंगे। जो जिम्मेदारी इनको चुनाव क्षेत्र की दी गई है वहाँ पे और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। उसका पहला और सबसे बड़ा असर होगा स्थानीय स्तर पर बीजेपी के वर्कर्स पर, जो उसके कार्यकर्ता हैं। उनको लगेगा ये केवल चुनाव के समय ही नहीं आए हैं, चुनाव से पहले आए हैं। और जब ये चुनाव के समय पहुँचेंगे तो इन्हें अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि लोग तो जानते ही हैं केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक जो रेपो बनता है, रिश्ता बनता है कार्यकर्ता और नेता का, वो उस समय बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से बना होगा वो रिश्ता। तो इस तैयारी के साथ बीजेपी ने एक और चीज़ से सबक लिया है, थोड़ा समय लेकर, कि उत्तर प्रदेश में तय हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले कि जो 75 सीटें बीजेपी हारी थी, जो 78 सीटें 78, उन पर जो है पहले से काम होगा, कम से कम 6 महीने पहले से। लेकिन संगठन वो काम कर नहीं पाया और उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी उन पर चर्चा नहीं करेंगे कि किस वजह से वो नहीं हुआ है, किन लोगों की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन वो हो नहीं पाया है, उसका बीजेपी को नुकसान भी हुआ है। इसीलिए 1.5-2 साल पहले लोकसभा चुनाव के लिए ये तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी जो है चुनाव की जब सूचना जारी होगी, घोषणा होगी, तब तक पूरी तरीके से चुनाव के लिए रेडी रहेगी। विपक्षी दल अभी कोई अपना घर बचाने में लगा है, कोई घर सुधारने में लगा है, कोई गठबंधन की बात कर रहा है, कोई गठबंधन से बाहर जा रहा है। तो जिस तरह का ये बिखराव विपक्षी खेमे में है, भाजपा के मोदी खेमे में है, तो उसके उलट मोदी के खेमे में एकता है, जहां जो कमज़ोर पक्ष हैं उनको सफल करने का, दुरुस्त करने का। उसके बाद दौरे होंगे प्रधानमंत्री के बड़े स्तर पर,
एक ये देखकर पहले से ही चुनाव के समय धुआंधार जब दौरे होते हैं उनसे ज़्यादा असर पड़ता है जो पहले के दौरे होते हैं। वो जो कमज़ोर इलाके हैं वहाँ प्रधानमंत्री पहले से ही जाएं तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी के दौरे, अब ऐसे लोग हैं जिनका जो इम्पैक्ट है, ये ऐसे 3 नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य में जाते हैं, भीड़ होती है, लोग सुनने आते हैं और प्रभाव भी होता है। और उसको जब सप्लीमेंट किया जाएगा संगठन की ओर से, नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं की ओर से, तो उसका जो नतीजा है, तब उसका जो नतीजा है इलेक्ट्रल जो डिविडेंड है पार्टी को, वो ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए ये जो तैयारी है वो हमें लगता है 2014 और 2019 से ज़्यादा बड़ी तैयारी है, ज़्यादा बड़ी संख्या में सीटें जीतने के लिए। अब लक्ष्य तो पार्टियां तय करती ही हैं, वो अचीव होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि बीजेपी की नज़र इस बार जो 303 पिछली बार सीटें आई थी उनसे बहुत ज़्यादा पर है। कितना अचीव कर पाएगी, क्योंकि इसमें तो मदद करने वाले हैं विपक्षी दल भी, उनका जो बिखराव है वो भी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसीलिए बीजेपी जो है 2024 का चुनाव लड़ने के लिए पहले से ही तैयार है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी की जो सरकार के केंद्र में जो भी हैट्रिक बनाने के लिए तैयार हैं। अब क्या विपक्ष उनका मुकाबला कर पाएगा, कि मुकाबलों के लिए तैयार है? अभी तक दिखाई तो नहीं देता, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक आपसे विदा लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।